Hello, students. Hope you are all doing well. Once again, I am back to teach you. Okay, we have just started the new chapter, that is breathing and exchange of gases. And we just recently completed, in the first lecture, we completed the respiratory system of human beings. Okay, today we are going to discuss about mechanism of breathing. तो ब्रीदिंग क्या है? अगर हम देखें व्हाट्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना। अंदर लेने को कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, और बाहर छोड़ने को हम कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। तो दो स्टेप है, एटमॉस्फेरिक का अंदर लेना और एल्वियोलाई एयर का बाहर छोड़ना, दैट इज द ब्रीदिंग। ओके, तो अगर हम देखें तो ब्रीदिंग में दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग, mechanism of breathing involves two stages. Breathing involves two stages. दो स्टेजेस ब्रीदिंग में आती है। The first one is inspiration. First one is inspiration और दूसरी आती है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स एटमॉस्फेरिक एयर का इन करना, इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, दिस इज द इंस्पिरेशन। ठीक है, और एक्सपायरेशन का मतलब हुआ एक्सपायरेशन मीन रिमूवल ऑफ एल्वियोलर एयर या रिलीज ऑफ एल्वियोलर एयर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर लेना लंग्स में और लंग्स से एल्वियोलर एयर या लंग्स की एयर का बाहर निकालना, फाउल एयर का बाहर निकालना और फ्रेश एयर का अंदर लेना। फ्रेश एयर का अंदर लेना दैट इज इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, और फाउल एयर का बाहर निकलना दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन। ओके, अब ये जो एयर का अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर लेना और बाहर निकालना, तो मूवमेंट ऑफ एयर एंड इन एंड आउट ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। ओके, तो मूवमेंट जो है ऑफ एयर का मूवमेंट जो है इन एंड आउट ये डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। आप तो जानते हैं एयर जो है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लो करती है। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट हम एक मेंटेन करते हैं बिटवीन किसके दरमियान में, बिटवीन द लंग्स एंड एयर और लंग्स के दरमियान में एक प्रेशर ग्रेडियंट हम एक क्या किया जाता है, ये डिपेंड करता है इस मूवमेंट का, एयर का मूवमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट। किसके दरमियान में, एयर और एटमॉस्फेरिक एयर और लंग्स के दरमियान में। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसमें अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज हम देखते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान, अब हम देखते हैं सबसे पहले इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। इंस्पायरेशन, अगर हम इंस्पायरेशन को लेते हैं, ठीक है, अब हम इंस्पायरेशन को लेते हैं। ठीक, तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारा दिस इज द डायाफ्राम जब ओरिजिनल पोजीशन पे होता है इट इज कर्व्ड, ये कर्व्ड होता है। ठीक है, तो डायाफ्राम के मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाता है।
ठीक है, तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्टेज इसकी बनाई है, ओरिजिनल स्टेज, और ये इसकी फ्लैट, जब ये फ्लैट हो जाता है तो तब ये स्टेज पे मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डायाफ्राम, ये हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो डायाफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा डायाफ्राम है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मेक्स इट फ्लैट, और ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इट बिकम्स फ्लैट। ओके, तो दिस डायाफ्राम दिस बिकम्स फ्लैट। तो अब ये फ्लैट जब होगा तो इट लुक्स लाइक दिस, ये ऐसे हो जाएगा। अब जब ये फ्लैट होगा, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे दिस इज अवर थोरेसिक चैम्बर, दिस इज अवर थोरेसिक चैम्बर, ये पूरा हमारा थोरेसिक चेस्ट रीजन है, दिस इज द थोरेसिक चैम्बर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, increases द वॉल्यूम ऑफ किसका, थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर किस पे, एट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दिस इज द एंटीरियर। माउथ जिस साइड को फेस करता है दैट इज द एंटीरियर, एनस जिसको फेस करता है दैट इज द पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे किसका, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट। अब दीज आर द रिब्स, ये रिब्स हैं, तो रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स, these are called as intercostal muscles. Okay, the muscles present between the ribs are called as intercostal muscles. अब ये intercostal muscles दो टाइप के होते हैं, हाँ, इट्स लाइक दिस, ऐसे मान लो these are the ribs, ये ribs हैं, तो इनके दरमियान में जो मसल्स हैं these muscles are called as intercostal muscles। ये अब अंदर वाली साइड की जो मसल्स होते हैं those are called as internal intercostal muscles, और बाहर वाली साइड जो होते हैं those are called as external intercostal muscles। ये जो ग्रीन से मैंने बनाए हैं these are external intercostal muscles, ये रिब्स की बाहर वाली साइड है, और जो मैंने रेड से बनाए हैं these are internal intercostal muscles, ये रिब्स की अंदर वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी रिब्स जो है और स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम इज द चेस्ट बोन। ओके, तो रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जस्ट हैव अ लुक अपॉन मी, जब मैं सांस लेता हूं जस्ट ऑब्जर्व मी। आपने देखा ये जो चेस्ट है ये आउटवर्ड भी लिफ्ट होती है और अपवर्ड भी लिफ्ट होती है, तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी रिब्स और स्टर्नम, चेस्ट बोन अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्या करती है, लिफ्ट करती है, जिससे क्या होता है कि हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, यानी डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है दैट इज द intercostal muscles, external intercostal muscles, sorry, the external intercostal muscles between the ribs, the external intercostal muscles between the ribs, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिफ्ट द
ये लिफ्ट करेंगी रिब्स को एंड स्टर्नम। स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन है, ओके। अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर भी और बाहर की तरफ भी। अब इससे हमारा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber at इस एक्सिस पे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे भी इंक्रीज हुआ, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे भी ऐसे भी इंक्रीज हुआ, ऐसे भी इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमारे लंग्स जो है ये एक्सपैंड करेंगे। देखिए ये जो रेड से मैंने लंग्स की मार्किंग की है, दिस इज लंग्स एट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, मींस ओरिजिनल स्टेज में, ठीक है। जब इंस्पिरेशन होगा तो लंग्स जब एक्सपैंड करेंगे तो ये ब्लैक से मैंने बनाया है, जो मार्किंग ब्लैक से की है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, एक्सपेंडेड स्टेज है ये, ओके। तो अब जब थोरेसिक चैम्बर का ओवरऑल वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, हमारा पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, मींस लंग्स एक्सपैंड। तो लंग्स एक्सपैंड मींस पल्मनरी वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। अब जब पल्मनरी वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा। वाई? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम होता है, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, इतना कम होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ जाएगा और बाहर से एयर अंदर लंग्स में एंटर करेंगी, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करेंगी। गॉट इट दिस? तो अब देखिए यहां हमारा हो गया कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे भी इंक्रीज हुआ, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे भी इंक्रीज हुआ। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा thus overall volume of thoracic chamber इंक्रीज हुआ, ओवरऑल वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, pulmonary volume increases, pulmonary volume increases, pulmonary volume increase होगा, ओके, pulmonary volume increases, ओके, ठीक है। और इंट्रापल्मनरी प्रेशर कम होगा, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर डिक्रीज, तो इंट्रापल्मनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, तो ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, एंड फ्रेश एयर एंटर द लंग्स, फ्रेश एयर, हाँ एक सेकेंड, फ्रेश एयर एंटर द लंग्स, ये एंटर करेगी लंग्स में, ठीक है। दिस इज द इंस्पिरेशन, ओके, गॉट इट दिस? हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम के मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कर्व डायफ्राम था कन्वेक्स शेप्ड वो फ्लैट हो जाएगा। अब जब ये फ्लैट होगा
तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। अब दो टाइप के इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बट हियर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स they play their role. The external intercostal muscles these contract, जो लिफ्ट करता है रिब्स को और स्टर्नम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज होता है। ओवरऑल हमारा थोरेसिक का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। उससे क्या होगा, हमारे लंग्स जो है ये एक्सपैंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, मींस लंग्स एक्सपैंड, ओके। और लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो लंग्स के अंदर का प्रेशर गिरेगा, यानी इंट्रापल्मनरी प्रेशर इट फॉल्स, ओके। अब इंट्रापल्मनरी प्रेशर इतना गिरेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आ जाएगा, तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, फ्रेश एयर लंग्स में एंटर करेगी। दिस इज द इंस्पायरेशन, ओके। Now expiration, that is opposite to inspiration. तो जो जो यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं इसका ही अपोजिट एक्सपायरेशन है, ओके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में चलते हैं हम। तो बताइए अब क्या होगा एक्सपायरेशन में। डायफ्राम वापस फिर से कर्व हो जाएगा, तो डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करेंगे। एक्सपायरेशन सेकंड जो हमारा है दैट इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मींस रिमूवल ऑफ एल्वियोलर एयर फ्रॉम द लंग्स, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो डायफ्राम मसल्स बताइए अब क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करेंगे एंड इट बिकम्स कैसा हो जाएगा बताइए, ये वापस कन्वेक्स हो जाएगा, कन्वेक्स और कर्व्ड, ये वापस कर्व्ड होगा, कन्वेक्स हो जाएगा, तो वापस ये और कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, ये वापस इस तरह का हो जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, it goes back to its original position, okay, got it this। तो this diaphragm this goes to its original position। इससे क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, पोस्टीरियर एक्सिस पे किसका, हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा, तो कन्वेक्स होगा, कर्व्ड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ, या हम ऐसे लिख सकते हैं reduces the volume of thoracic chamber। इस एक्सिस पे बताइए आप, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, तो ये थोरेसिक वॉल्यूम चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे कम होगा, ऐसे कम होगा, ठीक है। ये वापस फिर से कर्व्ड हो जाएगा, गॉट इट। ये तो पहली बात हो गई। अब सेकंड, हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स अब करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, हाँ ये रिलैक्स करेंगे, मसल्स रिलैक्स, ये रिलैक्स करेंगे। और यहाँ एक चीज आप याद रखिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं साथ में लिख देता हूँ,
तो इंटरनल यहाँ पे जो होंगे इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, ये लाइन याद रखिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिलैक्स करेंगे, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारी रिब्स एंड स्टर्नम आर पुश्ड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। पुशेस द किसको, रिब्स एंड sternum downward and inward। तो हमारा रिब्स एंड स्टर्नम आर पुश टू डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ओके, अब इससे क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इट गेट्स डिक्रीज्ड। तो downwards decreases the volume of thoracic chamber। किस एक्सिस पे बताइए, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ओके, नाउ ओवरऑल हमारा थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जब वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज होगा, जगह कम होगी, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करना मीन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। तो अंदर से लंग्स की एयर पुश होगी बाहर। अच्छा, रिब्स और स्टर्नम आपका डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स जाएगा, जिससे आपका ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ किसका, थोरैसिक चैम्बर डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ थोरैसिक चैम्बर का, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जगह कम होगी तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बताइए, पल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज होगा स्लाइटली देन द, इससे एटमॉस्फेरिक, स्लाइटली देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो स्लाइटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, विच pushes the lung air out। तो लंग्स की एयर बाहर पुश होगी, तो लंग्स की एयर जो है, एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स, तो विच पुशेस द लंग एयर आउट। तो यहां आपका एक्सपायरेशन कंप्लीट हुआ। तो डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स करेंगे, ये फिर से कर्व्ड होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो रिब्स को और स्टर्नम को ये डाउनवर्ड और इनवर्ड पुश करेंगे, जिससे हमारा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा। ओवरऑल थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, इससे स्लाइटली देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लंग्स की एयर बाहर होगी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मसल्स होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, तो यहां मैं वो लिख देता हूं। तो
एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स भी होते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये एब्डोमिनल मसल्स जो है ये हेल्प करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द strength of inspiration and expiration। कुछ मसल्स और भी होते हैं जो स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ होती है किसकी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा एब्डोमिनल मसल्स रहते हैं। और एक पर्सन जो है, एक एवरेज जो ब्रीदिंग करता है 12 से, एवरेज जो रहती है, एवरेज ब्रीदिंग जो रेट रहता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ये रहता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? देखिए, गैसेस हमारे पास दो ही रहती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस, वन इज ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही एक्सचेंज कैसे होता है? ठीक है, अब आप देखिए तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एल्वियोलस में होती है। दिस इज द एल्वियोलर कैविटी। ये डायग्राम मैंने बना ली है। फर्स्टली थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज द एल्वियोलस, एक एल्वियोलस है। ठीक है, दिस इज द एल्वियोलस एंड दिस इज द एल्वियोलर कैविटी। ये अंदर इसकी कैविटी है। ओके, ये एयर का अंदर आना और CO2 का बाहर निकलना। ओके, अच्छा जी, ये वॉल है, दिस इज द वॉल, दिस इज द वॉल ऑफ एल्वियोलस, एल्वियोलस की वॉल है। दिस इज एल्वियोलर वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है, सिंगल सेल थिक है। ठीक है, इट इज सिंगल सेल, ये एक सेल थिक होती है ये वॉल। ओके, अच्छा, नीचे अगर हम देखिए इसको सराउंड कर रही है, दैट इज द ब्लड कैपिलरी, दिस इज द ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये पल्मनरी आपकी ब्लड कैपिलरी है, राइट। तो ये ब्लड कैपिलरी जो है, अब इसकी भी वॉल है, इसकी भी वॉल्स है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी है। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस इज आल्सो वन सेल थिक। ठीक है, एंडोथेलियम इसको कहा जाता है। तो दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी वॉल मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। गॉट इट? अच्छा, अब ये आपकी ब्लड कैपिलरी रही, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। दीज आर द आरबीसीज, ये आरबीसीज है, जो ये डॉट्स मैंने रेड कलर के बनाए हैं, दीज आर द आरबीसीज। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर दीज आर द आरबीसीज। ओके, अब दो, ये जो आपका दिस इज द ब्लड कैपिलरी, दिस इज द एल्वियोलस, इनके दरमियान में अगर आप देखें तो एक बेसमेंट सब्सटेंस रहता है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ बैरियर्स अगर आप देखें, अगर ऑक्सीजन को किस में जाना है, ब्लड में जाना है, तो ऑक्सीजन को तीन बैरियर्स को क्रॉस करना है। पहला बैरियर इज एल्वियोलर वॉल को, अपने एल्वियोलस की वॉल को क्रॉस करना है, उसके बाद बेसमेंट को क्रॉस करना है, उसके बाद ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करना है, तब जाके ये ब्लड में पहुंचेगा। CO2 को भी वही तीन बैरियर्स को क्रॉस करना है, ब्लड कैपिलरी को, बेसमेंट को और एल्वियोलस की वॉल को। ठीक है, तो ये तीन बैरियर्स होते हैं which oxygen and CO2 has to cross। ठीक है, अच्छा, अब दो साइड्स रहती हैं हमारी, दो साइड्स रहती हैं जहां पे एक्सचेंज होता है। एक साइड रहती है एल्वियोलस, एल्वियोलस एक साइड रहती है, एल्वियोलस से ब्लड
और दूसरी साइड आपकी रहती है टिश्यू, टिश्यू से ब्लड। तो दो साइड्स पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वियोलर साइड पे ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी ब्लड में, और टिश्यू साइड पे CO2 डिफ्यूज होगा किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एल्वियोलस एल्वियोलाई एंड टिश्यू आर द टू साइड्स। तो इसमें हम देखते हैं एल्वियोलाई एंड टिश्यू साइड्स, टिश्यू साइड, ठीक है, एंड द टिश्यू, एल्वियोलाई एंड द टिश्यू आर द, टिश्यू साइड हम लिख देंगे एल्वियोलाई एंड द टिश्यू आर द टू साइड्स, टू साइड्स, ये दो साइड्स हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और द टू साइड्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs, और गैसेस कौन कौन सी हैं, CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एल्वियोलस और टिश्यू ये दो साइड्स हैं जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन से। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो दूसरा हम पॉइंट दे देंगे, ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज जो होता है occurs by simple diffusion, simple diffusion, diffusion higher concentration to lower concentration by simple diffusion। तो सिंपल डिफ्यूजन से हमारा एक्सचेंज होता है, राइट, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बेसिस किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बेस्ड रहता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो आपकी जो गैसेस है, रेस्पिरेटरी गैसेस, ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड रहती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करती हैं। कंसंट्रेशन, प्रेशर के बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। इसमें से एक है solubility of gases and thickness of the membrane, thickness of the membrane, गैसेस की solubility और मेम्ब्रेन की थिकनेस। ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर डिफ्यूजन also affect the rate of diffusion, rate of diffusion, ये भी डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, एक तो चाहिए हमें प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो चाहिए। ठीक है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी इफेक्ट करती हैं इस चीज में, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। इट ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो तीन चीजें आती हैं, एक तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस ब्लड में या वाटर में, और तीसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब देखिए, एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है, एग्जिस्ट करता है, एक ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है कहां से, एल्वियोलाई टू ब्लड एंड देन ब्लड टू टिश्यूज, वो एक ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से एक और ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, और वो है फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। ठीक है, तो दो ग्रेडियंट्स अपोजिट में फंक्शन करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब पहले हम देखते हैं
एक छोटा सा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। एक गैस, इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो दिस इज द प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases, this is called as partial pressure। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे एयर में अगर हम देखें, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। CO2 कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 फॉर ऑक्सीजन, दिस इज partial pressure of oxygen। PCO2, this is the partial pressure of carbon dioxide, this is the partial pressure of carbon dioxide। ठीक है, तो ये this is the partial pressure PO2, this is the partial pressure of oxygen and PCO2 is the partial pressure of CO2। ठीक है, तो एयर जो है ये ब्लो करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ब्लो करती है। ठीक है, अब एक ग्रेडियंट बना रहता है, कहां से, एल्वियोलस से ब्लड टिश्यू। ठीक है, तो अ ग्रेडियंट मीन्स एक पाथ बना हुआ है। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट बिटवीन alveoli to blood and blood to टिश्यू। तो एक ग्रेडियंट ये बना होता है, एक रास्ता ये बना होता है। एक सिमिलर ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। सिमिलर ग्रेडियंट ऑकर्स और किसके लिए, CO2 के लिए, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक ग्रेडियंट जो होता है इज प्रेजेंट फॉर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, और ये CO2 के लिए है, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कहां से कहां, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी ग्रेडियंट होता है, जो कहां से कहां, टिश्यू से ब्लड से एल्वियोलाई, किसके लिए, CO2 के लिए। और ऑक्सीजन के लिए होगा एल्वियोलाई टू ब्लड टू टिश्यूज। गॉट इट दिस। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी जो रहती है CO2 की वो ज्यादा रहती है, लगभग 20 से 25 टाइम्स ज्यादा रहती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो उसका मतलब कि CO2 ज्यादा डिफ्यूज होगा, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 जो है वो ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 is about 20 to 25 times more than O2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 टाइम्स ज्यादा है CO2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में। हेंस द अमाउंट ऑफ CO2, hence the amount of CO2 diffusion is higher। तो ये ज्यादा होगा, ठीक।
अब डिफ्यूजन के लिए यहाँ तक ठीक है, ओके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई और टिश्यू दो साइट्स हैं। एल्वियोलाई और टिश्यूज जो है दो साइट्स हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी दो गैसेस हैं विच आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज CO2 एंड O2, ओके। इसको भी देखना पड़ता है। तो एक्सचेंज ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, एक्सचेंज जो है सिंपल डिफ्यूजन से होता है, जो बेस्ड होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ओके। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो इफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके। देन एक ग्रेडियंट बना होता है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन के लिए, एल्वियोलाई से ब्लड से टिश्यूज की तरफ, और एक सिमिलर ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है फॉर CO2 के लिए, टिश्यू से ब्लड से एल्वियोलाई। सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा रहती है, 20 से 25 टाइम ज्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली फिर ये भी CO2 ऑक्सीजन से ज्यादा डिफ्यूज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यहाँ मैंने पार्शियल प्रेशर वो होता है जो एक इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट करती है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस में, ठीक है। जैसे PO2 हम लिखते हैं फॉर ऑक्सीजन के लिए, PCO2 हम CO2 के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो एयर जो है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर फ्लो करती है, ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं इनको तीन मेम्ब्रेन्स को, डिफ्यूजन बैरियर जो है ये तीन मेम्ब्रेन्स से मिलकर बना होता है, तीन मेम्ब्रेन्स का बना होता है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। चलो जी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो हमारी है ये बनी है 3 लेयर्स की ये बनी होती है, ओके। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई होती है, ठीक है। 3 लेयर्स की ये बनी होती है। अब कौन कौन सी है अभी मैंने बताया, एक तो रहा एल्वियोलर वॉल, ठीक है। तो पहली जो होगी दैट इज एल्वियोलर वॉल, तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर है, सिंगल सेल है, ठीक है। दूसरी आ गई ब्लड कैपिलरी वॉल, सेकंड वन इज ब्लड कैपिलरी वॉल, ये जो बनाई मैंने एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी वॉल। तो ब्लड कैपिलरी वॉल, तो ये एंडोथेलियम है, दिस इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम, ये भी वन सेल थिक है, वन सेल थिक ये भी है, स्क्वैमस एपिथेलियम। और तीसरा आ गया बेसमेंट सबस्टेंस, बेसमेंट सबस्टेंस। अब तीनों की थिकनेस इतनी रहती है कि लेस देन 1 mm रहता है। तो थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स जो है लेस देन 1 mm, 1 mm से कम रहती है, तो वो फेवर करता है, ये फेवर करता है, फेवर्स इसका ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, फेवर किस चीज को फेवर करता है, ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई, फेवर्स diffusion of oxygen from alveoli to tissues and CO2 from tissues to alveoli, okay. So this was all about gaseous exchange of gases, okay, CO2 और O2। तो यहाँ ये बताता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी जो है तो 3 लेयर्स की बनी है। पहले एल्वियोलर मेम्ब्रेन,
सिंगल लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन, उसके बाद ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, देन द बेसमेंट बिटवीन द टू। यानी ऑक्सीजन और CO2 को 3 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है, बट द थिकनेस ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स की लेस देन 1 mm, दैट फेवर्स, वो फेवर करता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड CO2 का फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। गॉट इट? क्लियर? So this was all about exchange of gases. Okay, thank you.